हाय फ्रेंड्स, दिस इज निशांत। क्या सरकार किसानों के खिलाफ जा रही है? क्या प्राइवेट सेक्टर जो है किसानों को खा जाएगी? ऐसे सारे रूमर्स को मैं अभी एक एक करके काउंटर करूंगा इस वीडियो में। और उससे पहले मैं अभी का जो बिल आया है फार्म बिल्स, उसको पहले एक्सप्लेन करूंगा। फार्म बिल्स जो है 3 बिल्स का सेट है जो ऑर्डिनेंस अभी पास कराया गया है। फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल और एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। ये तीनों बिल को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स बिल क्या है? पहले क्या था कि फार्मर्स के पास, किसानों के पास एक ही ऑप्शन था कि वो एपीएमसी मंडी में जाके अपना प्रोड्यूस को बेच सकता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड मार्केट कमेटी। अभी उसके पास और ऑप्शंस हो गए हैं। वो अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी बेच सकता है, अपनी मर्जी से दूसरी जगहों पे भी बेच सकता है। एपीएमसी की मोनोपोली जो थी, एक छत्र राज्य जो था उसका, वो काट दिया गया है। ऐसा नहीं है कि एपीएमसी को पूरा ओब्लिटरेट कर दिया गया, उसको हटा नहीं दी गया। एपीएमसी अभी भी है, उसके साथ साथ और कई ऑप्शन है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे पहले 1991 से पहले, उस समय के लिबरलाइजेशन से पहले क्या था, लाइसेंस राज था। लाइसेंस उसी को मिलता था जिसकी लॉबिंग है, वो लोग डिक्टेट करते थे। जैसे आप समझ लो एयर इंडिया, क्या था कि आपको एयरलाइंस में मोनोपोली थी उनकी, आपको एयर इंडिया में ही ट्रैवल करना पड़ेगा, वो कैसी भी सर्विस दे उसी के प्राइसेस पे आपको यूज करना पड़ेगा उसके सर्विसेज। बाद में क्या हो गया, और भी प्राइवेट प्लेयर्स को ओपन कर दिया गया फील्ड। अब आपकी मर्जी, आप किस में ट्रैवल करेंगे, किस में करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एयर इंडिया को खत्म कर दिया गया। उसी तरह फार्मर्स अभी एपीएमसी में भी जाके बेच सकते हैं अपना प्रोड्यूस, और दूसरी जगहों पे भी बेच सकते हैं। अब एपीएमसी वाले डिक्टेट नहीं कर पाएंगे। वो क्या करते थे वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो ये लाइसेंस राज वाला ब्लैकमेलिंग वो खत्म हो गया है अभी। और अभी कंज्यूमर को भी फायदा है, यानी हमारे को भी फायदा है। जैसे एयरलाइंस में हमें फायदा हुआ, उसी तरह प्रोड्यूसर्स को भी, सर्विस प्रोवाइडर्स को भी, फार्मर्स को, किसानों को भी फायदा हुआ है। ये बेसिकली एक विन विन सिचुएशन है। ये जो पहला बिल मैं बता रहा हूँ, फार्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, ये एक विन विन सिचुएशन है कंज्यूमर्स के लिए भी, हम लोगों के लिए जो उपभोक्ता है, और किसानों के लिए जो प्रोड्यूसर है। ठीक है, अब कैसे एपीएमसी में प्रॉब्लम क्या था? काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, और वही मेन कारण है जिसकी वजह से इतना सारा हवा उड़ाया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। अभी देखिए क्या होता है, आप कभी भी मुंबई के वाशी मंडी में जाना या फिर दिल्ली में आप आजादपुर मंडी में चले जाना, आप देखोगे कैसे जो मिडिल मैन होते हैं, बिचौलिए होते हैं, वो बैठे बैठे 10 मिनट में 14-16% का कमीशन ऐसे ही खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फार्मर, जो किसान आया है वहां पे अपना सामान बेचने के लिए, वो भी वहीं पे है, और जो खरीदने वाला है, ठीक है, जो बायर है, वो भी वहीं पे है। लेकिन ये जो बिचौलिए मिडिल मैन है, वो 8% का कमीशन, 8% फार्मर से भी ले लेते हैं, और 8% के करीब ले लेते हैं जो खरीदने आया है उससे भी। बैठे बैठे 14 से 16% का कमीशन उनका, और वो कमीशन कहीं नहीं जाता है, मतलब वो उनके पॉकेट में जाता है। दे डोंट यूज इट फॉर एनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह, कुछ भी हो उसके लिए वो कुछ यूज नहीं करते हैं उस मंडी के। सिंपली बैठे बैठे 10 मिनट में पैसे खा जाते हैं। और ये ऑफिशियल है 8%। उसके अलावा अनऑफिशियल तो कितना भी वो सब सेटिंग रहता है, किसको मिलेगा किसको नहीं, जो कि उनके गुड बुक्स में रहेगा उसी किसान का प्रोड्यूस, और जो बायर है उसको उसी को मिलेगा। मतलब ऑक्शन जो होना चाहिए, बिडिंग, कि भाई जो सबसे ज्यादा दाम दे रहा है उसको किसान बेचेगा, ये सब कुछ नहीं होता है। 5 मिनट में काम खत्म। ऑक्शन बस फॉर्मेलिटी है, पहले से सब सेटिंग किया हुआ रहता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, जो किसान होता है, फार्मर, उसको हम लोग जो कंज्यूमर है, वो जितने में खरीदते हैं उस सामान को, उसका 25% से भी कम मिलता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, 2010 में सर्वे आया था आईसीएआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का। उसके अकॉर्डिंग फार्मर, जो किसान है, उसको लगभग 25% से भी कम मिलता है कई सारे उत्पाद के ऊपर। हम लोग जितना पैसा देते हैं उसका 25% से भी कम मिलता है। और सोचिए, सारा मिडिल मैन ले जाता है, 8% तो वो वहीं पे मंडी में ही खा गया। और आगे बहुत बड़ा चेन है। फार्मर बेचता है एपीएमसी में, एपीएमसी के बाद डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद हम लोग कंज्यूमर। और एपीएमसी मंडी, ये जो मिडिल मैन है, इतना पैसा कहीं जाता नहीं। वहां के स्टोरेज नहीं है कुछ भी, कोल्ड स्टोर तो छोड़ दीजिए, स्टोरेज फैसिलिटी होती नहीं है। ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सारे चीजें होते हैं, उनके ऊपर कोई खर्चा नहीं किया जाता है। देखिए, इसको इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि एपीएमसी जो है रीजनल पार्टीज का हब होता है। रीजनल पार्टीज जो सारे देश में है, उनका ही कोई मेंबर एपीएमसी कमेटी का चेयरमैन होता है। आप ये कहीं भी जाके आप यूनिवर्सली चेक कर लेना कि जो हर डिस्ट्रिक्ट में एपीएमसी कमिटीज है उसका चेयरमैन कौन है।
कहाँ सारा पैसा जाता है, कौन सेटिंग ये सब करता है, तो उस स्टेट का जो रूलिंग पार्टी है, जो राज कर रही है उस पर, उसका ही कोई ना कोई मेंबर वहाँ पे चेयरमैन होता है एपीएमसी मंडियों में। इसीलिए इनको प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो पॉलिटिकल और मिडिलमैन नेक्सस है, ये जो बिचौलियों का और राजनेताओं का जो नेक्सस है रीजनल पार्टीज का, उसको चोट पहुंची है, उनको वीकन किया गया है, इसलिए इन्हें प्रॉब्लम हो रहा है। इतना ज्यादा देश में ये लोग भड़का रहे, लोगों को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट प्रोक्यूर करती है, गवर्नमेंट तो खरीदती है ना एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है कि गवर्नमेंट किसानों को एक एश्योरेंस देती है, कि प्रॉमिस करती है कि आप व्हीट प्रोड्यूस करो तो इतने प्राइस पे गवर्नमेंट उसको खरीदेगी, और ये प्राइस मार्केट के प्राइस से ऊपर रहता है, ताकि किसान को लॉस ना खाना पड़े अगर मार्केट में कम भी हो जाए प्राइस। तो अब जो गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट करती है किसानों से थ्रू एमएसपी वाले प्राइस पे, हाँ, तो उस समय वो एपीएमसी मंडीज को टैक्स, सेस इत्यादि पे करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है वो चीज। फॉर एग्जांपल आप पंजाब का देख लो, पंजाब में जीएसटी लगने से पहले जब गवर्नमेंट व्हीट और राइस लेने के लिए जाती थी प्रोक्यूर करने के लिए, तो 14.5% टैक्स, सेस वगैरह वगैरह मिला के स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था, 14.5% टोटल प्रोक्योरमेंट के ऊपर। अभी जीएसटी के बाद वो 8.5 के करीब आ गया है। तो ये 8.5, और गवर्नमेंट का पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट कहां से होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन कहां हुआ था? सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स में हुआ था। तो अब सबसे ज्यादा 90%, एग्जैक्ट फिगर्स बता रहा हूं, 90% ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, जितना गवर्नमेंट लेती है, प्रोक्योर करती है मंडी से, उसका 90% पंजाब में होता है, और उस पे 8.5%, कैन यू इमेजिन, 8.5% जो है स्टेट को मिलता है। तो और ये सारा कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड नहीं होता है, ये मिडिलमैन के पास जाता है, मिडिलमैन पॉलिटिकल नेक्सस के पास जाता है, पॉलिटिकल पार्टी नेक्सस। तो ऑब्वियसली जब स्टेट को इतना कुछ आ रहा है, तो गवर्नमेंट का अलायंस जो है पंजाब से, वो तो अपने स्टेट में उसे राजनीति तो करनी है ना, तो उसे इस बिल से खुद को अलग तो करना ही पड़ेगा ना। हरसिमरत कौर जी की बात कर रहा हूं मैं। तो अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग के लिए पंजाब के अंदर, जब पंजाब को 8.5% आ रहा है, तो वो बिल से तो खुद को साइड करेंगी ही ना, उनको पॉलिटिकल सर्वाइवल है का क्वेश्चन है वहां पे, ठीक है। तो ये सब के वजह से एपीएमसी वाले एक्ट में दिक्कत हो रहा है सबको। अब देखिए ये सब चीज अवॉइड कैसे हो रहा है, ये एपीएमसी वाला जो लफड़ा फसाद है मिडिल मैन वाला, ये सारा चीज, एक तो ऑप्शन ऐड कर दिया सरकार ने कि आप प्राइवेट में बेचो, और क्या क्या कैसे कैसे होगा, इसके लिए हम लोग सेकंड बिल पे देखते हैं। सेकंड बिल क्या है? फार्मर अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। अब इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या पॉसिबिलिटी है कि जैसे फार्मर पहले एपीएमसी को सिंपली जाके सिर्फ उसी को बेच सकता था अपना प्रोड्यूस, अभी क्या वो डायरेक्टली किसी फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को बेच सकता है। फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो जैसे मान लीजिए जूस बना के पैकेज प्रोडक्ट बेचता है, वो कहीं ना कहीं वो फार्मर से ही कुछ ना लेता होगा। अब आईटीसी, आप आईटीसी का एग्जांपल पकड़ लो, वो एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, वो बनाएगी तो फार्मर से ले सकती है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। फार्मर अभी प्राइवेट कंपनीज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, उसको बेच सकता है, रिटेलर को डायरेक्टली बेच सकता है, एपीएमसी, होलसेलर, ये सब के अलावा, इन सब के बावजूद भी रिटेलर को भी वो बेच सकता है डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके, या बिना भी उसके। और एक्सपोर्टर्स को जो एक्सपोर्ट करते हैं, अब एक्सपोर्ट होते होते ये जो पूरा चेन है मिडिलमैन का, वो एक्सपोर्टर तक पहुंचते पहुंचते दाम इतना बढ़ जाता है कि फॉरेन मार्केट में हमारा सामान जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कंपिटिटिव रह नहीं पाता है। ज्यादा दाम हो जाएगा तो कौन खरीदेगा, कंपिटिटिव नहीं रहेगा प्रोडक्ट। तो ये सब फायदे होंगे अभी। अच्छा, प्राइवेट प्लेयर्स जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे वो एक एश्योर्ड प्राइस के साथ करेंगे। एक एग्जांपल ले लो ऑनियन का, सपोज ऑनियन अभी मार्केट में 20 रुपए की मिलती है, तो क्या होगा, हम जो 20 रुपए में खरीद रहे होंगे मान लो, तो उसका 25% से कम मिलता है, 5-6 रुपए आप पकड़ लो, फार्मर को 5-6 रुपया किसान को मिल पाता है, ऐसा ही सारे रिसर्च कह रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं, राइट। तो और पर उसकी लागत कितनी आती है, 8-9-10 रुपए लागत आती है 1 केजी ऑनियन की, ये आप पता कर लेना, मतलब ये रेशियो होता है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं। तो अब जब वो लॉस खा रहा है इस तरह से, तो जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है वो किस तरह की कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक करेगी? एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, जैसे लागत उसको 8-9 रुपए या 10 रुपए आ रहे हैं फार्मर को 1 केजी ऑनियन का, तो प्राइवेट कंपनी बोलेगी कि चलो मैं तुम्हें 15 रुपए दे दूंगा, और वो जाके मार्केट में 20 रुपए में बेचेगी, जो हम लोग अभी भी ले रहे हैं। तो इसमें प्राइवेट कंपनी को भी फायदा हो गया 5 का, और किसान को भी मिल गया 50% अबव कॉस्ट, जितना कॉस्ट उसको आ रहा था 8-9 रुपए 10 रुपए, उससे भी 50% ज्यादा मिल रहा है, 15 रुपया। अभी कितना 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, बहुत अच्छा लक हुआ तो उतना ही मिल रहा है जितना उसको लागत आया था, प्रॉफिट में तो वो नहीं जा रहा है। तो इस तरह का फायदा होगा, और ये जो मिडिल मैन का जो मनी है ना वो थोड़ा कम होगा। ये जो
हम लोग को भी जो कॉस्ट पड़ता है, जैसे फार्मर बेचा एपीएमसी को, एपीएमसी से गया डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से बाद हमारे पास कंज्यूमर के पास आया, हमें भी बहुत ज्यादा प्राइस आता है उसका, वो भी कम होगा अगर इस तरह का अरेंजमेंट होता है तो इट्स अ विन विन फॉर कंज्यूमर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स। हम लोग उपभोक्ता है और प्रोड्यूसर वो किसान है। अब तीसरे एक्ट पे आ जाते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। हाउ ये कैसे हेल्प कर रहा है, इस पूरे सीन में फिट हो रहा है। देखिए पहले प्रॉब्लम क्या था, जब ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आई थी 55 में, तो वो उस समय हमारी प्रॉब्लम देश की क्या थी, शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन, हमारे पास शॉर्टेज थी, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, उतना प्रोडक्शन उत्पाद नहीं होता था। अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, सरप्लस का, अत्यधिक उत्पाद का प्रॉब्लम है। सरप्लस का प्रॉब्लम कैसे होता है ये प्रॉब्लम, तो देखिए जब कोई भी मटेरियल, कोई भी सामान मार्केट में ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अवेलेबल हो जाती है, सिंपल सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, जब भी सामान जरूरत से ज्यादा अवेलेबल हो जाता है तो उसका प्राइस जो है मार्केट में घट जाता है। तो ऐसे में कौन मार खा रहा है, किसान मार खा रहा है। वो जितने में कॉस्ट उसको लगा था उसको प्रोड्यूस करने में, उससे कम पैसा उसको लेके जाना पड़ रहा है। और ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है प्रॉब्लम, आप इस चीज को समझिए। क्या होता है कि स्टोरेज नहीं है मंडियों में, प्राइवेट प्लेयर्स कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं बनाना चाहते हैं। क्यों नहीं बनाना चाहते हैं उस पर बाद में आते हैं, पहले ये प्रॉब्लम कैसे है। अब जो स्टोरेज नहीं है तो ये प्रॉब्लम इस तरह से क्रिएट करता है कि फार्मर जो है पेरिशेबल आइटम्स लेके आता है, जैसे सड़ जाने वाले आइटम्स होते हैं, फ्रूट्स हो गए, कई सारे वेजिटेबल्स भी हैं जो सड़ जाते हैं। अब वो देखता है कि यहाँ पे स्टोरेज नहीं है तो वो जल्दी से बेच के जाना चाहता है, क्योंकि एक बार सड़ गया तो फिर तो उसको कुछ प्राइस नहीं मिलेगा ना उसका, तो वो जल्दी से जल्दी उसको बेच के चला जाता है कम दाम में भी। अगर उसे लॉस भी खाना पड़े तो वो जीरो से बेहतर समथिंग करके सोच के वो लॉस खा के उसको बेच के चला जाता है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होने की वजह से। अब वो एमएसपी में क्यों नहीं बेच पा रहा, क्योंकि ऑब्वियस है ना, आप देखिए मंडी में स्टोरेज है नहीं। अब सरकार तो जिस दिन फार्मर वहां पे लेके आया है उसी दिन तो पहुंच नहीं सकती है ना, सोचिए कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सरकार इमीडिएटली एक ही दिन के अंदर तो जाके प्रोक्योर नहीं कर सकता है ना एमएसपी पे, तो उतना भी वेट करने लायक उनके पास समय नहीं होता है, क्योंकि स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोर वगैरह नहीं है, तो वो बेचारे कम में सेल करके आ जाते हैं, कम में बेच के आ जाते हैं उसको कम पैसे में लॉस खा के। अभी स्टोरेज क्यों नहीं बनाता है कोई प्राइवेट प्लेयर, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है सरकार को एक पावर देती है जमाखोरी को रोकने के लिए। कभी कभी क्या होता है, किसी चीज का प्राइस राइज होने लगता है, इन्फ्लेट होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो कुछ लोग जमाखोरी करने लगते हैं, होर्डिंग। तो इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि इससे और प्राइस राइज हो जाएगा, तो इस चीज को रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो जो प्रोडक्ट्स मेंशन है उसके ऊपर सरकार को हक है कि वो एक अपर लिमिट, कैपिंग लगा सके सरकार कभी भी, कि इसको इतना नहीं जमा कर सकते तुम। अब प्राइवेट सेक्टर अगर स्टोरेज बना के रखा है, सपोज उसने किसी एक आइटम का 1 टन का स्टोरेज बना रखा है और सरकार अचानक से बोले कि 100 केजी से ऊपर इसको आप जमा नहीं कर सकते, इसका प्राइस बढ़ रहा है, या मार्केट इंटेलिजेंस ऐसा हमारा है कि बढ़ने वाला है इसका प्राइस, तो वो तो मार खा जाएगा ना उसका स्टॉक। तो इस डर से प्राइवेट प्लेयर्स बड़े गोडाउन्स नहीं बनाते हैं। गोडाउन्स तो है बट वो एफसीआई के हैं, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसमें कि ऑब्वियसली ग्रेन्स बहुत बढ़ के सरप्लस सड़ रहा है, ज्यादा हो गया है, वो अब सड़ने भी लगा है। तो इसलिए बेटर है ना कि प्राइवेट भी कुछ कुछ प्रोक्योर करे, सरकार भी प्रोक्योर करे, और साथ ही साथ जो है ना बर्बाद हो अनाज और सबको मिल भी जाए, और फार्मर को भी फायदा हो, कंज्यूमर को भी फायदा हो। मतलब इट्स लाइक एक तीर से 3-4 शिकार वाली चीज है। अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से अगर हम फार्म प्रोड्यूस जैसे सीरियल्स, पल्सेस, इन सबको हटा दें तो उसका स्टॉक बना सकती है ना प्राइवेट कंपनी, बड़े स्टोरेज, कोल्ड स्टोर बना सकते हैं, तो फार्मर आराम से वहां पे जाके रख के वेट कर सकता है कि जो हाईएस्ट बिडर होगा, जो सबसे अच्छा दाम देगा, उसको वो बेचेगा। तो ये जो स्टॉक वाली प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी, और मजबूरी में जल्दी से अपना सड़ जाने वाला आइटम, पेरिशेबल आइटम को जल्दी से बेच के लॉस खा के आने का उसको मजबूरी नहीं रहेगा किसान को। ये चीजें होंगी। अब देखिए ये जैसे सीरियल्स, पल्सेस, इन सबको अगर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से आप हटा देते हैं तो इससे एक और फायदा है, इस पे आप एफडीआई भी वेलकम कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला जो पॉइंट था मेरा इस वीडियो का वो है कि क्या क्या काउंटर्स डाले गए हैं, इसके ऊपर क्या क्या कंसर्न्स रेज किया है अपोजिशन ने, कितने मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहे हैं। तो फार्मर्स को कह दिया गया कि एमएसपी जो है हटा रही है सरकार, ठीक जैसे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के समय में झूठ मूठ का अफवाह उड़ा दिया था कि मोदी ने हटा दिया रिजर्वेशन, या मोदी ने कर दिया कि अब अरेस्ट जो है नहीं होगा SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में। इस तरह के झूठ मूठ के अफवाह फैला दिए गए। हमने कुछ कुछ अफवाह सीएए के टाइम पे भी सुना था कि एनआरसी लागू हो गया, निकाल दिया जा रहा है देश से। तो इस तरह के अफवाह एक और फैला दिया गया कि एमएसपी हटाया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रधानमंत्री ने अलग अलग बार कई बार क्लैरिफाई किया है कि एमएसपी नहीं हटेगा। दूसरी बात, एमएसपी सरकार क्यों हटाएगी? सबसे पहली बात तो स्वामीनाथन कमेटी की एमएसपी फॉर्मूला को किसी ने अप्लाई नहीं किया था,
हाँ, इस पे कंट्रोवर्सी है कि बीजेपी सरकार ने जो अभी अप्लाई किया है एमएसपी, उसके ऊपर जो है वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे नहीं कर रही है, जो स्वामीनाथन ने सजेस्ट किया था C2, दैट इज A2 प्लस FL प्लस लैंड रेंट। ठीक है, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और क्लैरिफाई कर दूंगा क्या है। अभी अभी गवर्नमेंट A2 प्लस FL पे दे रही है, वो मैं अगले वीडियो में क्लैरिफाई कर दूंगा। लेकिन आप एमएसपी देखिए ध्यान से, पैडी का एमएसपी 2.4% बढ़ा है जब से मोदी सरकार आया है। वीट का 1.7% बढ़ा है, आप चेक कर लीजिए। तो ये सरकार एमएसपी क्यों हटाएगी? हटाना ही था तो बढ़ाते क्यों रहती? उसके बाद ये कहा जा रहा है कि फार्मर्स को डिसएम्पावर किया गया है। अरे भाई, डिसएम्पावर तो मिडिल मैन हो रहे हैं, फार्मर कहाँ से डिसएम्पावर? उसके पास तो ऑप्शंस बढ़ रहा है, वो कहीं भी जाके बेच सकता है। अब तो उसे तो उसका तो एम्पावरमेंट हो रहा है, कंज्यूमर्स का एम्पावरमेंट हो रहा है, फार्मर्स का हो रहा है, किसानों का हो रहा है, उपभोक्ताओं का हो रहा है। अच्छा, मिडिल मैन जो है वो डिसएम्पावर थोड़ा उनको हो रहा है, लेकिन ये नहीं कि उनको पूरा एबॉलिश कर दिया गया है। कई ट्रेडर्स और मिडिलमैन को सड़कों पे ले आया गया ये बोल के कि तुम लोग का एपीएमसी को उड़ा दिया गया। नहीं भाई, वो थोड़ा सा वीक हो रहा है, उनका मोनोपोली हट रहा है। जैसे एयर इंडिया का मोनोपोली हटा था, एयर इंडिया बंद नहीं कर दिया गया था 91 में, तो उसी तरह से दूसरे प्लेयर्स भी आएंगे मार्केट में, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने से क्वालिटी बढ़ती है, कंज्यूमर को फायदा होता है, सेलर को फायदा होता है, बेचने वाले को और खरीदने वाले को। तो ये ट्रेडर्स को फिर उकसा दिया गया। देखिए, एपीएमसी कहीं नहीं जा रही है। कांग्रेस का अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ ले, चुनावी वादे पढ़ लें, तो उन्होंने क्लियरली कहा है रिपीलिंग एपीएमसी मंडीज। बीजेपी ने रिपील नहीं किया है, इसने अभी ऑल्टरनेटिव्स भी, उसके अलावा क्या क्या ऑप्शन है वो अवेलेबल कराए हैं मार्केट में। अगला जो है उठाया जा रहा है पॉइंट की स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। कैसे बर्बाद हो जाएंगे भाई? देखिए, एक प्राइवेट सेक्टर के साथ अगर कोई फार्मर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये तो सही है कि फार्मर उतना नहीं जानता है, वो एक वीक पार्टी है प्राइवेट प्लेयर के सामने। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है, आप ध्यान से पढ़ो तो सही सारी चीजों को। कभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सुना होगा आपने। वो जो होता है क्या कि एक प्राइवेट कंपनी किसी एक किसान को पकड़ के नहीं बोलती कि तुम मुझे इतने किलो आलू प्रोड्यूस करके दो, मैं इतने पैसे दूंगा, एक एक किसान को पकड़ पकड़ के। ऑलवेज एक ग्रुप, एक चंक होता है, वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, प्राइवेट प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा। एफपीओ जो है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी। अब एक ग्रुप हो जाता है फार्मर्स का ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तो एक स्ट्रॉन्गर बार्गेन वाला पार्टी हो गया ना, वो तो ताकतवर हो गया ना एक किसान के मुकाबले। तो कहां से किसान का जो है वो लॉस में चला जाएगा? एक अकेला किसान, आप व्हाइट रिवॉल्यूशन देख लीजिए, मिल्क जो हुआ था, उसमें थोड़ी ना अमूल जा के एक एक मिल्कमैन को बोल रहा था कि आप मुझे इतना ये दो। उस समय कोऑपरेटिव्स बनाए गए थे, फार्मर्स के कोऑपरेटिव्स बनाए गए थे। कोऑपरेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास ताकत है। उसी तरह फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के पास ताकत है। कहां से एक अकेला स्मॉल मार्जिनल फार्मर को प्राइवेट सेक्टर जो है आके टॉर्चर करेगी? नहीं कर सकती है। उनके ग्रुप्स होंगे, उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा। और एफपीओ, कई लोग कहेंगे कि एफपीओ नहीं बना। पिछले बजट में ही प्रधानमंत्री ने क्लियरली कहा था कि 10,000 से ज्यादा एफपीओ बनाया जा रहा है, और पहले से भी है और ऑलरेडी बन रहे हैं। बजट का काफी टाइम हो गया, तो ये ऑलरेडी प्रोसेस में था। ऐसा नहीं है कि अचानक से बॉम्ब गिरा दिया गया है फार्म बिल, ये बहुत दिन से प्लान में था, सब कुछ सोच समझ के किया गया है। ये मोदी सरकार अचानक से कुछ बॉम्ब नहीं गिराई है। अच्छा, और ये सारा जो फार्मिंग का प्रोसेस है, या फिर प्राइवेट मंडीज जो एपीएमसी के साथ साथ और दूसरे प्राइवेट मंडीज लगेंगे डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में, उनको सुपरवाइज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेगा, एसडीएम रहेगा। मतलब एक ऑफिसर डेडिकेटेड दे दिया जाएगा जो कि पूरी चीज को, स्पॉन्सर्स का रजिस्ट्रेशन को, प्राइवेट स्पॉन्सर्स का रजिस्ट्रेशन को मॉनिटर करेगा, सुपरवाइज करेगा। तो ऐसे ही सब कुछ हवा में नहीं होगा कि प्राइवेट पार्टी आके किसी फार्मर को बेवकूफ बना के चला गया। उसके बाद स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, जो नियम कानून है बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो भी आता है फार्मर्स के साथ करता है, ये वो किसी फार्म लैंड को, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसके ऊपर अपना कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकता है, उसको खरीद नहीं सकता है फार्मर से, कुछ भी हो जाए, चाहे फार्मर लॉस में ही क्यों ना चला जाए, अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा ना कर पाए, ऐसा कुछ नहीं कर पा सकता है प्राइवेट प्लेयर कि उसका जमीन खरीद लेगा या उस पर कोई अपना परमानेंट स्ट्रक्चर, अपना कुछ चीज बना लेगा उसकी जमीन पर। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये सारे स्ट्रिक्ट नियम हैं इसमें, ऑलरेडी इन चीजों का ध्यान रखा गया है। अब देखिए, अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में इतना ही डर है तो अभी भी एमएसपी का रास्ता तो खुला है। जो नॉर्मल एपीएमसी जिसमें आप अब तक बेच के आ रहे थे वो तो खुला हुआ है ही। गवर्नमेंट तो कहीं नहीं जा रही है, उसको थोड़ी बंद कर दिया गया है। आपको थोड़ी फोर्स किया जा रहा है कि आप प्राइवेट प्लेयर्स के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में घुसो। और अगला पॉइंट क्या आ रहा है कि फार्मर्स जो है छोटे शहर का कैसे जाएगा? अरे भाई, उसको अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने की जरूरत है। जो प्राइवेट मंडीज
आएंगी या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आएगा, वो थोड़ी बोलेगा कि मेरे हेडक्वार्टर में आके तुम दे के जाओ। वो उसको खुद की फिक्र रहेगी कि मैं जब तक सामान सड़ ना जाए तब तक मैं उसको प्रोक्योर कर लूँ, क्वालिटी मेंटेन रहे, मुझे तो प्राइस तो उतना ही पे करना है किसान को, तो वो खुद चाहेगा ना कि मैं प्रोडक्ट को भी सही फॉर्म में ले लूँ। और जो प्राइवेट मंडीज लगेंगी वो भी तो किसान के आसपास ही लगेंगी ना, वो कौन सा दिल्ली के हेडक्वार्टर में लगने वाला है। तो वो जो प्राइवेट का मतलब ही है कि कंपटीशन, वो खुद ही चाहेगा कि बेस्ट क्वालिटी में मैं इसको ले सकूं फार्मर से, वो खुद जाएगा फार्मर के पास लेने, फार्मर को क्यों बुलाएगा। ये सरकारी चीज में इस तरह का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट में इतना रिलैक्स नहीं होता है, क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान रहता है, कंपटीशन है, दूसरे दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, अगर वो नहीं जाएगा तो फार्मर बोलेगा कि ठीक है जो मेरे ज्यादा पास आ रहा है मैं उसको बेच दूंगा। तो यही तो दिस इज द ब्यूटी, यही तो ब्यूटी है कंपटीशन का, ओपन मार्केट को ओपन करने का। एपीएमसी मार्केट्स भी आप अभी भी पूरे कंट्री में 428 स्क्वायर किलोमीटर के डिस्टेंस पे एपीएमसी मार्केट्स हैं ऑलरेडी, है तो सही। एपीएमसी का ऑप्शन आपके लिए बंद तो नहीं हुआ है, आप वहीं पे बेच दो अगर प्राइवेट वाले आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपको क्या जरूरत है ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका जाने के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि सरकार भी तो कहीं गई नहीं है ना, सरकार भी तो एमएसपी पे तो प्रोक्योर कर ही रही है, सरकार ये बंद नहीं करेगी। ये भी अफवाह उड़ाया जा रहा है कि सरकार एमएसपी पे प्रोक्योर करना बंद कर देगी। अरे सरकार एक पीडीएस चलाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके थ्रू सरकार बाउंड है, गवर्नमेंट इज बाउंड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उसको वो सरकार मजबूर है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो चलाए जिसमें वो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल लोगों को सब्सिडाइज्ड फूड या फ्री फूड देती है। तो वो पीडीएस को चलाने के लिए किसानों से तो वो प्रोक्योर करेगी ना, कहाँ सरकार, कहाँ से, सरकार का खेत थोड़ी है वो जो प्रोड्यूस करके फ्री में देती चली जाएगी बीपीएल फैमिलीज को। तो आप सरकार के एमएसपी वाले रूट से आप बेच लो। आपको किसने कहा है कि प्राइवेट के पास ही जाओ जो बहुत दूर है, दूसरे किसी देश में है, वहां तक आप चल के जाओ। आप जैसे अभी तक बेच रहे थे वो सिस्टम तो है ही आपके पास, वो थोड़ी आपके पास से छीन लिया गया है। प्लस ई नैम भी है, यूनिफाइड नेशनल यूनिफाइड मार्केट जो बनाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, वो भी तो ऑनगोइंग है ही ना, उसको थोड़ी हटाया जा रहा है, वो दैट प्रोजेक्ट इज ऑल्सो देयर। अच्छा, फिर है कि 3 डे पेमेंट, 3 दिन में पेमेंट मिलेगा। अरे ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है कि 3 दिन में पेमेंट मिल जाएगा। अरे आप ये तो देखो, अभी कौन सा 3 दिन में मिल जाता है, अभी आप तो ऐसे एज इफ जैसे कि अभी तो कैश ऑन डिलीवरी मिल जा रहा है फार्मर्स को। अरे उन्हें नहीं मिल रहा है 3 दिन में पेमेंट, 3 दिन तक का भी तो वो पेशेंस रख ले, उसीलिए तो उससे ज्यादा समय लग रहा है पेमेंट मिलने में उसे, उसीलिए वो जल्दी से बेच के कम दाम में अपना लॉस खा के चला जा रहा है। अभी क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या फिर जो भी अपॉइंटेड ऑफिसर होगा उसको मजबूरी है, उसको कंपल्शन है कि वो फार्मर को 3 दिन में पेमेंट मुहैया कराए। तो ये तो पॉजिटिव था भाई, इसको आपने नेगेटिव ही बना दिया, ये तो गजब है। 3 दिन में मिल जाएगा तो वो क्यों कम दाम में बेच के जाएगा। स्टोरेज भी दे रहे हैं हम लोग, बनेगा प्राइवेट सेक्टर देगा, और इधर 3 दिन में आपको प्राइस भी एश्योर्ड होगा। तो इस तरह से प्राइस कोलैप्स को रोक सकते हैं, प्राइस जो गिर जाती है। और फाइनली एक और अच्छा आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि बिहार में ये मॉडल जो है फेल किया तो पूरे देश में क्यों लागू कर रहे हो। सर बिहार में इसीलिए फेल किया क्योंकि पूरे देश में ये लागू नहीं था। अब आप ही सोचो, कोई भी प्राइवेट मंडी या प्राइवेट प्लेयर अगर प्रोक्योर करता है, कहीं से फार्मर से लेके जाता है, तो वो बेचना चाहेगा ऐसी जगह पे ना जहां पे उसको भी एक आध पैसा का मार्जिन हो। प्राइवेट प्लेयर है भाई, वो गवर्नमेंट नहीं है, टैक्स पेयर की मनी पे वो नहीं चल रहा है। तो अब किसी स्टेट में किसी चीज का प्रोड्यूस बहुत ज्यादा हो गया, सपोज ऑनियन एक बार में बहुत ज्यादा हो गया बिहार में, तो सबके सारी मंडियों में वो ज्यादा हुआ है, राइट, तभी ना बिहार में ज्यादा हो गया कह रहे हैं। तो अब वहां से प्रोक्योर करके वो चाहेगा ना कि किसी और स्टेट में जाके वो उसको सेल करे। अब बाकी स्टेट्स में ये है ही नहीं, पुरानी मंडियों वाली सिस्टम बाकी में एकदम स्ट्रिक्ट है कि मंडी में ही होगा जो भी होगा, वहां पे ये प्राइवेट प्लेयर वाला सिस्टम है ही नहीं, तो वो कहाँ जाके बेचेगा, तो उसको तो लॉस चलेगा। इसीलिए तो बिहार में फेल किया, इसीलिए ये सक्सीड वहीं करेगा जब ये नेशनल लेवल पे होगा। एक और प्रॉब्लम इन लोग इस बीच में बता रहे हैं क्या, कि सेफ्टी नेट जो है फार्मर्स का चला जाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स के पास अगर आपको डर लग रहा है या फिर वो कम प्राइसेस आपको दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो आप एमएसपी पे रास्ते पे चले जाइए, पुरानी एपीएमसी वाले रास्ते पे चले जाइए। उसके अलावा आप जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के ही ना एंटर कर रहे हैं, आपको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है। एफपीओ है आपके पास, आपको एक प्रॉफिट मिलेगा ही, और उतना प्राइस देने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो है बाउंड है, कंपल्शन है, उसको उतना तो देना ही पड़ेगा, चाहे एमएसपी ज्यादा हो या कम हो। और प्राइवेट मंडीज में मत लो ना, आप एमएसपी के पास चले जाओ बेचने के लिए, किसने फोर्स किया है आपको, कंपल्शन थोड़ी है अगर कम प्राइस ऑफर कर रहा है प्राइवेट वाला तो। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, जितने इनपुट चीज हैं, इनपुट्स के पूरा उनका इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी है, सीड्स पे सब्सिडी है, वाटर फ्री है, लोन्स बिना कोलेट्रल के मिलते हैं। उसके बाद भी क्रॉप फेलियर हो गया किसी समय मौसम की वजह से बिगड़ गया फसल, तो उसमें भी क्रॉप इंश्योरेंस है। उसके बावजूद भी आप लोन नहीं भर पाए तो आपके पास
लोन का वेवर हर स्टेट में आते रहता है, तो सेफ्टी नेट ऑलरेडी इन प्लेस है। वो इतना आसान नहीं है कि आप बोल दो कि इस बिल की वजह से सुसाइड बढ़ जाएगा। तो इट्स अ लैंडमार्क बिल, आई विल अगेन रिपीट। और इस इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोग जेन्युइनली मिस इन्फॉर्म किए गए हैं, उन्हें सच में पता नहीं है, उसीलिए वो लोग अपोज कर रहे हैं इसको। और कई लोग झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं पॉलिटिकल रीजन से, उसको भी आप काउंटर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके। और जो किसान भाई हैं उनको भी पता चलेगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।